एंड वेलकम टू ARS इंस्टीट्यूशन। आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू क्लास 10 की सिविक्स की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग क्लास 9 में ऑलरेडी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक सिद्धांत है पावर शेयरिंग, है ना। पावर शेयरिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी और उसी को हम लोग आगे इस चैप्टर में बढ़ाएंगे और इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे कि पावर शेयरिंग कहाँ पे होता है, गवर्नमेंट के कौन कौन से अंग पे होता है, गवर्नमेंट के कौन कौन से लेवल पे होता है और पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इन सारी चीजों पे हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हम सबको पावर शेयरिंग को समझाने के लिए हमारे बुक में दो कंट्री का एग्जांपल दिया गया है। एक यूरोप की कंट्री है बेल्जियम और दूसरी हमारी पड़ोसी कंट्री है श्रीलंका। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में बताया गया है कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, है ना। बेल्जियम क्या है? यूरोप कंटिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है ना, जिसकी एरिया हमारे हरियाणा जो राज्य है उसके लगभग करीब है। जो बेल्जियम का बॉर्डर है वो कौन कौन से देश से मिलता हुआ है? फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इसकी जो पॉपुलेशन है वो लिटिल ओवर 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है और वहां पे जो इथनिक कंपोजिशन है, जातीय संगठन है, जो संगठन या समूह जो भाषा के आधार पे बटा हुआ है, वो क्या है? बहुत ही जटिल है। कैसे जटिल है उसके बारे में जानने की हम देखते हैं। यहाँ पे वहां पे क्या है, जो 59% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच भाषा बोलती है। दूसरी जो 40% पॉपुलेशन है वो ओलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच बोलती है। रिमेनिंग 1% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स जर्मन और बाकी जो 1% जनसंख्या है वो कौन सी भाषा बोलती है? जर्मन भाषा बोलती है ना। तो इस कारण से हम लोग देख रहे हैं जो वहाँ के जातीय समीकरण है बहुत ही अलग अलग भाषा बोलती है, अलग अलग तरीके से बटा हुआ है, इसलिए उसको जटिल या कॉम्प्लेक्स बोला गया है। उसके अलावा हम जो देख रहे हैं कि जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल, है ना, तो क्या बोलते हैं? इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल 80% ऑफ पीपल स्पीक्स फ्रेंच। जैसे कि हम देख रहे हैं पूरे देश में जो मेजोरिटी स्पीकिंग पीपल है वो है डच, लेकिन वहाँ की जो कैपिटल, वहाँ की जो राजधानी है, वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि वहां पे जो मेजोरिटी पीपल है वो कौन से है? फ्रेंच स्पीकिंग है। तो देखिए इससे क्या होता है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो वहाँ पे जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो क्या है? माइनॉरिटी होने के बावजूद भी रिच है और पावरफुल है। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मच लेटर। और इससे क्या हुआ कि जो डच स्पीकिंग पीपल है ना, उनके और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में बाद में क्या हुआ? एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गई, है ना, खास करके 1950 और 1960 के दौर में। The tension between the two communities was more acute in Brussels। और ये जो टेंशन था ये दोनों कम्युनिटी के बीच में वो बहुत ही ज्यादा था। कहाँ पे? बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल में। क्योंकि ब्रसेल क्या करता था, एक स्पेशल प्रॉब्लम थी वहां पे। वो कौन सी थी? बाकी जैसे कि पूरे देश में था, वहां पे फ्रेंच जो था वो क्या था? माइनॉरिटी में था, फ्रेंच स्पीकिंग लोग। लेकिन जो वहां की कैपिटल थी वहां पे क्या था? फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा थी, मेजोरिटी में थी, और डच स्पीकिंग कहाँ की थी? माइनॉरिटी में थी। ये क्या था? वहां के कैपिटल का मुख्य अंतर था, जिस कारण से क्या हुआ था वहां पे कन्फ्लिक्ट, एक बहुत ही जटिल प्रकार का कन्फ्लिक्ट वहां पे हो गया था। तो हम लोग इसी को एक और अपने पड़ोसी कंट्री श्रीलंका के थ्रू कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका में कैसा स्थिति था? श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड है, द्वीप है, द्वीपीय देश है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के से नीचे थोड़ी किलोमीटर के दूर पे है और इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी है? हरियाणा के बराबर है, 2 करोड़ के आसपास। और it has about 2 crore people, about the same in the Haryana. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population। और साउथ एशिया रीजन में जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान,
ये सब कौन है? साउथ एशियन नेशन है। इन्हीं की तरह श्रीलंका में भी क्या है? बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ का जो पॉपुलेशन है, हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सिन्हला स्पीकर्स जो है वो कितने हैं? 74% है, और तमिल स्पीकर्स कितने हैं? 18% है। और उसमें भी तमिल स्पीकर्स में उसको भी दो ग्रुप में बांटा गया है। एक तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, तमिल नेटिव्स उनको बोलते हैं जो तमिलनाडु के ही हैं, और जो दूसरे हैं वो कौन से हैं? दूसरे जो है वो कौन से? इंडियन तमिल्स। तो तमिल श्रीलंकन तमिल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, जो ऑलरेडी वहीं के हैं। और जो दूसरे हैं, जो जैसे क्या हुआ जब हमारे यहाँ ब्रिटिश काल था, उपनिवेश काल था, तो क्या किया गया था? तो ब्रिटिशर्स क्या थे, यहाँ से प्लांटेशन वर्कर या जो कृषि रोपण कार्य के हेतु यहाँ से मजदूर को श्रीलंका लेके गए थे तमिलनाडु से। तो वही लोग वहां पे बस गए, उन्हीं को हम लोग बाद में इंडियन तमिल्स के नाम से जानते हैं, है ना। गिरमिट एक्ट था, गिरमिट कानून, उनके तहत वो लोग करारबंद मजदूर को श्रीलंका से तमिलनाडु लेके गए थे। उन्हीं को बाद में हम लोग इंडियन तमिल्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखो क्या है, मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट, लेकिन जो अधिकतर जो वहां पे सिन्हला स्पीकिंग जो लोग हैं वो कौन से हैं? बुद्धिस्ट है। while most of the Tamils are हिंदू। और जो तमिल बोलने वाले अधिकतर लोग हैं वो कौन है? या तो हिंदू है या तो मुस्लिम है। देयर आर 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ, और वहां पे 7% क्रिश्चियन भी है जो बोथ दोनों तमिल भी है, तमिल भी बोलते हैं और सिन्हला ही बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है हमारा बुक? जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब आपको क्या बोल रहा है? ये इमेजिन करने के लिए बोल रहा है कि हम सबको सोचना है कि क्या हो सकता है ऐसे सिचुएशन में, इस टाइप का सिचुएशन हो, इस टाइप की इथनिक डाइवर्सिटी हो, तो क्या हो सकता है वहां पे। क्या बताएं? 10 कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। क्या बोल रहा है कि जो डच कम्युनिटी है जिनका नंबर बहुत ही ज्यादा है, वो क्या कर सकता है? एडवांटेज ले सकता है, और ये बोल सकता है कि वहां पे जो फ्रेंच स्पीकर है और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनको अपनी बात मनवाने पे मजबूर कर सकता है। उससे क्या होगा कि वहां पे जो कन्फ्लिक्ट है वो और भी आगे बढ़ सकता है। सेम इसी तरह श्रीलंका में भी हो सकता है ना। इसको आगे जानने की अब हम कोशिश करते हैं। अब है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। हम देखते हैं श्रीलंका ने इस सिचुएशन को, जैसे कि दोनों में जो कन्फ्लिक्ट था, जो इथनिक कन्फ्लिक्ट था, दो भाषाओं के आधार पे जो देश बटा हुआ था, कुछ लोग जर्मन बोलते थे, कुछ लोग डच बोलते थे, कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे, और श्रीलंका में जैसे कि कुछ लोग सिन्हला बोलते थे और कुछ लोग तमिल बोलते थे। तो इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसको श्रीलंका ने कैसे हल निकाला, क्या किया, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका जो है वो 1948 में आजाद हुआ। द लीडर ऑफ द सिन्हला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। उन्होंने क्या किया कि सरकार के ऊपर डोमिनेंस बनाने के लिए क्या किया? अपनी मेजोरिटी का इस्तेमाल किया। और वहां पे जो गवर्नमेंट आई वो क्या, कौन सी आई? मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट आई, बहुसंख्यकवाद आई, जहां पे क्या हुआ? सिन्हला क्या सुपरमेसी थी, सिन्हला क्या थी? मेजोरिटी में थी। और उन्हें क्या किया? अपनी मेजोरिटी के कारण 1956 में एक एक्ट लाया, एक कानून लाया, जिससे क्या किया गया? सिन्हला जो लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, और तमिल जो लैंग्वेज था उसको क्या कर दिया गया? डिसरिगार्ड कर दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। और उसके बाद भी क्या किया गवर्नमेंट ने? ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज लाए जो सिन्हला स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उनको क्या कर रहा था? फेवर्ड कर रहा था, है ना। उनको ज्यादा अवसर दे रहा था बहुत सारे जॉब्स में, जैसे कि यूनिवर्सिटी में हो या सरकारी जॉब्स में। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे, उसका क्या काम था? उसका क्या, किस चीज पे जोर दे रहा था? वो ये जोर दे रहा था कि हम बुद्धिज्म को भी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। All these government measures coming one after the other, gradually increasing the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils। और जितने भी गवर्नमेंट के मेजर्स थे क्या थे? एक के बाद जो बाद एक आ रहे थे,
वो क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो श्रीलंका में जो तमिल भाषा बोलते थे, उनको एक ऐसा एहसास करा रहे थे कि वो क्या है, अलग है, उनके साथ अलगाववाद जैसा व्यवहार किया जा रहा था। They left that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उनको ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, वो इनके लैंग्वेज, जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर को क्या करती हो, रिगार्ड करती हो, उनके कल्चर के प्रति सेंसिटिव हो। They felt that the constitution, the constitutional government policy denied them equal political rights. उन्होंने क्या समझा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो पॉलिसी है या जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो क्या कर रही है उनके साथ, उनको उतनी पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही है, और उनके साथ क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेट कर रही है, तो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है बहुत सारी चीजों में, जैसे कि जॉब में, नौकरी में, है ना, बेहतर अवसर में, उनके जो इंटरेस्ट को क्या किया जा रहा था, इग्नोर करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा क्या हुआ, हमको श्रीलंका में देखने को मिलता है। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पे बहुत ही बड़े मात्रा में टेंशन उत्पन्न हो गया सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकिंग लोगों के बीच में। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज इन स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन, और जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने इससे उबरने के लिए बाद में क्या किया, अपनी पार्टी को लॉन्च किया, जैसे कि लिटे, LTTE, और ताकि क्या किया जा सके, उनको जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनको अपना ऑटोनॉमी मिल सके, और उनको जॉब में, एजुकेशन में बेहतर अवसर मिल सके। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के थ्रू एक तरह से बोल सकते हैं आंदोलन करना स्टार्ट किया। और बाद में देखा जाए तो 1980 के आसपास में उन्होंने क्या किया, बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिलम, और 1980 के दौरान बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने ये मांग शुरू कर दी कि एक तमिल स्टेट, है ना, तमिल अलग से राज, तमिल एलम बनाने की उन्होंने मांग करनी स्टार्ट कर दी। द डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और जो डिस्ट्रस्ट था, जो एक दूसरे पे अंधविश्वास था उनका, है ना, एक दूसरे को जो देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई थी, उससे क्या हुआ, उनके बीच में जो गैप थी, है ना, जो दोनों कम्युनिटी के बीच में और ज्यादा बढ़ गई, और एक सिविल वार, गृह युद्ध का रूप ले लिया। एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए, बहुत सारी फैमिली को फोर्स किया गया ताकि वो अपना देश छोड़ के बाहर निकल जाए, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी हो गए, है ना, बहुत सारे लोगों का जान माल का नुकसान हुआ, और इकोनॉमिकली भी बहुत ही ज्यादा वहां पे नुकसान हुआ। और जो भी इकोनॉमिक कॉजेज था और इकोनॉमिक प्रॉब्लम वहां पे आई, उसके बारे में हम लोग आपकी क्लास 10th की बुक, इकोनॉमिक्स की बुक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है 2009 में खत्म हुई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसी चीज को, है ना, सेम जो कॉन्फ्लिक्ट था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था श्रीलंका में, उसको बेल्जियम ने कैसे खत्म करने की कोशिश की, है ना। क्या देखना हमको, जो बेल्जियम था वो एक बिल्कुल ही अलग रास्ता अपनाया। द बेल्जियम लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ। उन्होंने क्या किया, ये जो वहां पे इतनी कॉन्फ्लिक्ट थी उससे बचने के लिए बिल्कुल ही एक अलग रास्ता को अपनाया, और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने इस बात को ध्यान दिया कि जो भी रीजनल डिफरेंसेज है या कल्चरल डाइवर्सिटीज है उसको उन्होंने ध्यान दिया और उसको उन्होंने समझा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1970 से लेके 1993 के बीच में, है ना, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, और इस बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। उससे क्या हुआ, बदलाव लाने के बाद क्या हुआ, बदलाव लाने के बाद क्या हुआ कि उनकी जो डिमांड थी, है ना, वहां पे कोशिश किया गया कि जितनी भी कम्युनिटीज बेल्जियम में है, हर कम्युनिटीज के डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की जाए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाए। और उसको हम लोग 4 तरीके के एलिमेंट से समझ सकते हैं। सबसे पहले
उन्होंने क्या किया, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन डाल दिया कि जो डच स्पीकिंग है या फ्रेंच स्पीकिंग है, इन दोनों के जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें मिनिस्टर बराबर होंगे, और कोई भी जो स्पेशल लॉ बनेगा, सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर, है ना। अब अगर कोई स्पेशल लॉ बनता है जो खास करके कम्युनिटी को इंटरफेयर करता हो या कम्युनिटी के लिए हो, तो उसमें क्या होगा कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी हर लिंग्विस्टिक ग्रुप द्वारा। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये होगा कि कोई भी जो स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो अपनी मर्जी के हिसाब से कोई पॉलिसी नहीं ला सकती थी। नहीं तो ऐसा हो सकता था कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो क्या करे, अपने मर्जी से कोई ऐसी पॉलिसी लाए जो लोग जो माइनॉरिटी में है उनके लिए क्या हो, हार्मफुल हो। उससे बचने के लिए क्या किया बेल्जियम ने, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाल दिए कि जो मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो दोनों लैंग्वेज के इक्वल नंबर पे होंगे, है ना। ये सारी चीजें वहां पे हुई। उसके बाद वो सेकेंड हम लोग इसी में पढ़ते हैं, वो क्या था, सेकेंड में क्या था कि मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब बहुत सारे जो ऐसे पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट में के, उसको किसको दे दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए। और उसके बाद क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट को इतना पावरफुल बना दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, अब खुद की डिसीजन ले सकती थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत सारी चीजों के लिए निर्भर होने की जरूरत नहीं थी। उसके अलावा फिर क्या किया गया, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा जो ब्रसेल्स, जो वहां की राजधानी थी, वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, जहां पे क्या था, दोनों जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उसके लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड representation in Brussels because Dutch speaking community has expected representation in the whole country. ऐसा क्यों किया, फ्रेंच स्पीकिंग यहाँ पे मेजोरिटी में थे, लेकिन उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया, इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि डच जो पूरे बेल्जियम में मेजोरिटी में थे, उन्होंने इनकी रिप्रेजेंटेशन को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। उसके अलावा हम क्या देखते हैं यहाँ पे, उसके अलावा एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट आई, वहां पे लॉन्च किया गया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर वाज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या था, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और प्रकार का गवर्नमेंट लाया गया जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो किनके द्वारा इलेक्ट किया जाता था, हर लैंग्वेज से। मान लो कि जो डच है, फ्रेंच है, जर्मन स्पीकिंग है, वो पूरे देश में कहीं भी रह रहे हो, है ना, उन सबके पास अधिकार था कि वो एक अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। और वो गवर्नमेंट का काम क्या था, क्या काम था उसका, कि वो उसके पास पावर था कि कल्चरल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड इशू पे वो पॉलिसी बना सकती है। अब तक हम ये सोच सकते हैं कि ये जो उनकी जो पॉलिसी थी या वहाँ का जो सिस्टम था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, है ना। ऐसा हमको सोचने मिलता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेंटर पे अलग रिप्रेजेंटेशन है, उसके राजधानी में अलग रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग प्रकार की वहाँ पे सरकार है। लेकिन फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी, है ना, ये क्या था, वहाँ के बेल्जियम के लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा था, है ना, उनके लाइफ को इजी बना रहा था। वहां पे हम लोग देखते हैं श्रीलंका की तरह वहां पे कन्फ्लिक्ट नहीं था। फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों देश में क्या अंतर था। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दोनों के पास प्रॉब्लम लगभग सेम था, है ना। दोनों देश में हम देखते हैं कि दोनों देश में एथनिक कन्फ्लिक्ट था, भाषा के आधार पे जो समुदाय बटा था उन दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट था, है ना, जिसका दोनों देशों ने अलग अलग तरीका अपनाया, है ना। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने एक मेजोरिटेरियन कंसेप्ट अपनाया। उसने क्या किया, जो वहां पे जो मेजोरिटी पीपल थे उनके बारे में ज्यादा ध्यान दिया, है ना, और जो माइनॉरिटी में लोग थे जैसे कि श्रीलंकन तमिल्स, उनकी जो डिमांड थी या उनकी जो मांग थी उसको उन्होंने क्या किया, पूरा नहीं किया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया। यहाँ तक कि 1956 में जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, ऐसा एक्ट ला दिया गया
कि वहाँ की जो सिन्हाना लैंग्वेज है उसको क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और इनके जो तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया गया। साथ ही साथ हमने देखा कि उन्होंने सिन्हाला स्पीकिंग लोगों के लिए बहुत सारे जॉब में और सरकारी नौकरियों में, यूनिवर्सिटी पोजीशन पे उनको क्या किया गया, प्रेफरेंस दिया गया। लेकिन ऐसा श्रीलंकन तमिल के साथ नहीं हो रहा था। इसके लिए बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी बनाई और उसके खिलाफ आवाज उठानी चालू कर दी और बाद में ये जो गैप था दोनों श्रीलंकन तमिल और सिन्हाला के बीच इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये वहां पे गृह युद्ध का रूप ले लिया। तो ये सारी चीजें हुई, क्यों हुई? क्योंकि वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, पावर शेयरिंग, वो वहां पे नहीं अपनाया गया। लेकिन हम जो बेल्जियम में देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, बिल्कुल एक अलग पाथ अपनाया, बिल्कुल एक अलग रास्ता अपनाया। इन्होंने क्या किया, इसके लिए वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया और कोशिश किया कि वहां के जितने भी समुदाय हैं, हर किसी की बात को, हर किसी की नजरिए को क्या किया जाए, ध्यान में रखा जाए। जिस कारण से उन्होंने क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां पे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, दोनों स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन क्या है उसको क्या रखा, इक्वल रखा। और साथ में भी रखा कि अगर कुछ स्पेशल लॉ आएगी तो उसको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों कम्युनिटी की तरफ से। उसके अलावा हमने देखा कि वहां की जो सेंटर और की जो पावर थी, उन्होंने बहुत सारे पावर अपने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। उसके बाद हमने देखा कि वहां की जो राजधानी थी ब्रसेल, वहां पे एक अलग टाइप का गवर्नमेंट था, है ना, जिसमें दोनों डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। उसके बाद हमने देखा उसी में कि वहां पे एक अलग प्रकार की गवर्नमेंट की लेवल थी, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट था। सेंट्रल गवर्नमेंट तो था ही, स्टेट गवर्नमेंट था ही, उसके अलावा वहां पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट था, है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ये था कि वो हर कम्युनिटी के लिए, जिस कम्युनिटी की होगी उसके कल्चर को बचाने के लिए, उसके लैंग्वेज को बचाने के लिए, या वो कैसे उसको बढ़ावा दें, उन सब से रिलेटेड वो पॉलिसी बना सकती थी। ये सारी चीजें हमने देखा कि दो देश सेम प्रॉब्लम से बचने के लिए या उससे निपटने के लिए कैसे कौन कौन से कैसे उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने को मिलती है। इसके अलावा अब हम इसी में जानेंगे आगे कि पावर शेयरिंग जो है जरूरत क्यों है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? बेसिकली इसका 2 रीजन बताया गया है हमारे पास, है ना। Thus, the two set of reason can be given in favor of power sharing. First, power sharing is good because it helps to reduce possibility of conflict between social group. क्यों जरूरत है पावर शेयरिंग? क्योंकि ये हमें मदद करता है कि सोशल ग्रुप के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो, है ना, वो ना हो, उसको घटाने में मदद करता है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं सोशल कंफ्लिक्ट क्या कर सकता है, वायलेंस या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जन्म दे सकता है ना। उससे अगर हम बचेंगे तो क्या होगा, देश में एक पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा, है ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या देखेंगे कि जो मेजोरिटी का रूल है वो क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा किन पे, माइनॉरिटी पे, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टिरेनी ऑफ मेजोरिटी, है ना। ये सारी चीजें वहां पे हो सकती है। उसके अलावा जो सेकेंड रीजन है इसी में, वो क्या है, उसको क्या बोलता है, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इसलिए होना चाहिए कि पावर शेयरिंग आत्मा है, किसकी आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। डेमोक्रेटिक जो सरकार होती है वहां पे पावर शेयरिंग इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो लोग पे ये एक्सरसाइज हो रहा है, पावर पावर का जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, जिन लोग पे एक्सरसाइज हो रहा है, उनको क्या करता है, ये इफेक्ट करता है ना। अगर पावर शेयरिंग सही से नहीं होगा तो जिन पे हम रूल करते हैं, जो नेता है, जो रूलर है, रूल करते हैं, उन पे क्या होगी, कठिनाई आएगी। उसके बाद क्या है कि डेमोक्रेसी पे ऐसा माना जाता है, जो आइडियल डेमोक्रेसी है वहां पे ऐसा होना चाहिए कि अगर सरकार कोई रूल बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, तो उन लोगों से जो रूल्ड है, जो जनता है, उनसे क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंसल्ट होना चाहिए, ताकि उनको लगे कि वो भी क्या है, पार्ट है, वो भी एक क्या है, पार्ट है पॉलिसी मेकिंग में, उनसे पूछा जा रहा है। और इससे क्या होगा, लगेगा कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और ये जो 2 तरीका है जिससे हम बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, उसको हम बोल सकते हैं
एक को बोल सकते हैं प्रूडेंशियल और दूसरे को बोल सकते हैं मोरल। प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल का मतलब है कि पावर शेयरिंग जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने क्या देखा है, उसके लॉसेज गेन को हम लोग जानते हैं। पावर शेयरिंग होगा तो क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, ये सब देख के पावर शेयरिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है वो है मोरल रीजन। जो क्या बोलता है, जो बोलता है, जो ज्यादा इंफेसिस करता है किस पे, पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग क्या है, महत्वपूर्ण है। इस कारण से पावर शेयरिंग क्यों है जरूरी, क्योंकि डेमोक्रेसी की ये स्पिरिट है, डेमोक्रेसी के आत्मा है। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है कि पावर शेयरिंग कहाँ कहाँ पे होता है इसी चैप्टर में। क्या फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के प्रकार। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू the idea of power sharing is emerged in opposition to the undivided power sharing. पावर शेयरिंग का जो आइडिया कहाँ से आया, ये आया कि जो पावर शेयरिंग अनडिवाइडेड था, पावर बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया जाता, जैसे कि राजाओं का जब राज था, मोनार्की था, ऑटोक्रेसी था, जब एक ही लोग पूरे राज्य पे रूल करते थे, है ना, तो उसके अपोजिट ये आइडिया आया किसका, पावर शेयरिंग का। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। ऐसा बहुत ही लंबे समय से माना जाता था कि जो गवर्नमेंट की पावर है ना, उसको हमेशा किसी एक पर्सन या लोगों के समूह के बीच में रहना चाहिए, किसी एक जगह पे, है ना। इट वाज फेल्ड दैट इफ पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। ऐसा माना जाता था कि अगर पावर लेने की जो शक्ति है उसको हम लोग बांट देंगे अलग अलग लोगों में, तो उससे क्या होगा, जो क्विक डिसीजन है ना, शक्ति लेने डिसीजन लेने की जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी, छीन हो जाएगी या कम हो जाएगी। बट दिस नोशन हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये जो भी नोशंस थे वो कैसे हो गए, बदल गए। कब, जब डेमोक्रेसी अस्तित्व में आया, जब डेमोक्रेसी की परिकल्पना हुई, डेमोक्रेसी के बारे में हमें मालूम चला। One basic principle of democracy is that people are source of all political power. और डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फीचर है वो क्या है, ये क्या बोलता है कि जो लोग हैं, जो पीपल है, वो क्या है, सोर्स है। जितने भी पावर है, जितने भी देश में पावर है, उस सब का सोर्स कौन है, पीपल है ना। यानी हम ही लोग जो है, जो पीपल है, देश की जो जनता है, वही पावर किसी भी नेता को देती है और वहीं से सारा पावर क्या होता है, जनरेट होता है। यानी कि डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, द पीपल। उस देश की जो जनता है वो क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और जो डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, पीपल क्या करते हैं, खुद पे रूल करते हैं, है ना। कैसे, सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से। In a good democratic government, due respect is given to diverse group and views exist in it. और जो एक आइडियल डेमोक्रेसी होता है ना, एक अच्छा जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, वहां पे देश के जितने भी ग्रुप है, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, मेजोरिटी में हो, उनमें हर किसी के व्यू को, चाहे वो कितने भी अलग क्यों ना हो, सबके व्यू को क्या रखा जाता है, मध्य नजर रखा जाता है, सबकी व्यू को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये क्या है, डेमोक्रेसी की खासियत है। तो ये सारी चीजें, एवरीवन हैज ए वॉइस इन सेविंग अ पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर किसी के पास क्या होता है, एक आवाज होती है, क्या करने में, पब्लिक पॉलिसीज बनाने में। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी political power should be distributed among as many citizens as possible. इसलिए ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर है, जो राजनीतिक शक्ति है, वो अधिक से अधिक लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब क्या है, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, जो पावर टेकिंग है ना, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या हो सकता है, बहुत ही अलग अलग तरीके में क्या हो सकता है, एग्जिट कर सकता है ना। इसको हम लोग इसके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो पावर शेयरिंग है,
या जो सत्ता का बंटवारा है या सत्ता की साझेदारी है वो 4 जगहों पे क्या होती है, बढ़ती है, 4 तरीके से बढ़ती है। सबसे पहला जो है वह है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। जैसे कि बेसिकली देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो कौन सा है, लेजिस्लेचर, दूसरा कौन सा है, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा कौन सा है, जुडिशियरी। दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल इसलिए बोलते हैं कि इन सब क्या है, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे के बराबर है। लेजिस्लेचर की जितनी वैल्यू है उतनी एग्जीक्यूटिव की है, और एग्जीक्यूटिव की जितनी वैल्यू उतनी ही जुडिशियरी की है। इनमें से, इन तीनों ऑर्गन में से कोई भी एक ऑर्गन ऐसा नहीं है जो ये बोले कि हम इस ऑर्गन से बड़े हैं। ये तीनों की पावर क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कहाँ पे होता है, among different organs of the government। गवर्नमेंट के अलग अलग अंग में होता है, जैसे कि विधायिका, न्यायपालिका और जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन सब चीजों पे होता है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे इसमें, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, इसी में दूसरा जो होता है वो है among the different levels of government। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे जो देश है, हमारे देश में 3 लेवल के गवर्नमेंट है। एक तो सेंट्रल लेवल पे है, दूसरा स्टेट लेवल पे है, और तीसरा कौन सा है, ग्रामीण लेवल पे है, ग्राम पंचायत लेवल पे है ना। जब इन तीनों लेवल पे जब पावर का शेयरिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, among different levels of government। जैसे क्या होता है, हमारे पास 3 मैं बता रहा हूँ। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जहाँ पे एक पूरे देश की सरकार है ना, जहाँ पे पीएम होते हैं। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पे हमारे मुखिया, ब्लॉक, ये सब होते हैं। इन तीनों लेवल पे जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको बोलते हैं हम लोग पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो सेंट्रल, स्टेट एंड, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, रीजनल लेवल। ओके, अब इसी में देखो कि जो तीसरा प्रकार है पावर शेयरिंग का वो कौन सा है। लेकिन इसी को हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका और यहाँ पे क्या, दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या किया गया था, यही किया गया था। बेल्जियम में गवर्नमेंट का जो अलग अलग लेवल है वहां पे पावर बांट दिया गया था, है ना। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था, वहां पे मेजोरिटेरियन था, सिर्फ सिन्हा लोगों के पास ही अधिक से अधिक पावर थी। और जब हम पावर को अलग अलग लेवल पे बांटते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे पावर बांट देते हैं, है ना, राज्य सरकार के बाद सेंट्रल सरकार, जो केंद्रीय सरकार है, फिर राज्य सरकार और जो ग्रामीण सरकार है, इन तीनों लेवल पे जब हम पावर को बांटते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। एक बार और मैं आपको बताता हूँ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या शेयरिंग ऑफ पावर among different levels of government is called federal division of power। उसके अलावा देखो क्या, जो तीसरा जो प्रकार है इसी में पावर शेयरिंग का वो कौन सा है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड among different social groups। और हमारे समाज में क्या है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सोशल ग्रुप है। जैसा कि देखो क्या है, सच एज रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। जैसे कि हमने देखा कि बेल्जियम एक तीसरे प्रकार की सरकार थी, है ना, जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बोलते थे, है ना। तो वहां पे भी क्या होता था, अलग अलग जो सोशल ग्रुप है, जो भाषा के आधार पे बने हो, जाति के आधार पे बने हो, धर्म आधार पे बने हो, इन सब सोशल ग्रुप में भी पावर का क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। In some countries, there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in legislature। और ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहाँ पे क्या हो सकता है, जो सोशली वीकर सेक्शन है या जो वीमेन है उनको क्या किया जाता है, अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है, जिससे क्या कर सके हो, लेस के लेजिस्लेचर में क्या कर सकती है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अपना वो रोल निभा सकती है। ये सारी चीजें बहुत सारे कंट्री में हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा जो आखिरी टाइप है पावर शेयरिंग का वह है
पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। पावर शेयरिंग कैसे हो सकता है? जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच में भी पावर शेयरिंग हो सकता है। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज among various contender for power। और जो लोकतांत्रिक देश होता है वहां पे क्या होना चाहिए? इसकी आजादी होनी चाहिए कि जो जनता है उनके पास ये पावर हो कि वो क्या कर सके, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट लोगों में से, डिफरेंट डिफरेंट नेता में से अपने एक प्रतिनिधि को चुन सके। इन कंटेम्पोररी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। और जो समकालीन लोकतांत्रिक देश है वहां पे क्या ये दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इससे क्या हमको मिलता है? कंपटीशन देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में, है ना। इससे क्या मिलता है हमको? बहुत सारे पार्टीज में से या बहुत सारे नेता में से हमको एक जो नेता है जो अच्छा है हमको चुनने को मिलता है, हमको चॉइस मिलता है कि हम अपने प्रकार के जो हमको अच्छा लगेगा उसको हम चुन सकते हैं, उसको हम MP, MLA, विधायक, है ना, या मुखिया, ये सारी चीजें बना सकते हैं। और ये क्या इंश्योर करता है? जो हमको पावर मिलता है कि हम अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि पावर क्या हो, एक हैंड में ना रहे। इन द लॉन्ग रन पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। और बाद में क्या हो सकता है? यह पावर किस में शेयर होगा? अलग अलग पार्टीज में जो अलग अलग आइडियोलॉजीज को, अलग अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में पावर शेयर देखने को हमको मिलेगा। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties from an alliance to contest election। और बहुत बार क्या होता है कि इस टाइप के जो पावर शेयरिंग है वो डायरेक्ट हो जाते हैं जब दो पार्टी या दो से अधिक पार्टी क्या करती हैं? अलायंस या गठबंधन बना लेती है। इफ द अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट। और जब वही अलायंस, जब दो पार्टी का अलायंस जब वो इलेक्टेड हो जाती है ना, बहुमत ला लेती है इलेक्शन में, तो कौन सी सरकार बनाती है वो लोग? कोलिजन सरकार बनाती है ना। उस सरकार को हम क्या बोलते हैं? कौन सी सरकार बोलते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं या गठबंधन की सरकार बोलते हैं। इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers। हम लोग डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप को भी देखने को मिलता है जो क्या करते हैं? किसी एक इंटरेस्ट को दर्शाते हैं। जैसे कि बहुत सारे इंटरेस्ट है, ट्रेडर्स का अलग इंटरेस्ट यूनियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग है, जो वर्कर्स है उनका अलग है ना। अलग अलग प्रकार के हम लोग को यूनियन या ग्रुप देखने को मिलता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पे। प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए जो पॉलिसी अगर कुछ सरकार कुछ करना चाह रही हो लेकिन उसको अपोजिट करवाना हो हमको, अगर पॉलिसी अच्छी ना हो, तो जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो सरकार पे दबाव डालती है कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो, आप इनकी बात को सुनो, है ना। प्रेशर ग्रुप पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में जानना था। चलिए इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ओके, धन्यवाद।